Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is नारिलावती एकेडमी। यह चैनल आप लोगों को और अरबी जेई के CBT 2 के नॉन टेक पोर्शन, जितने भी नॉन टेक पोर्शन हैं, इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस, इससे रिलेटेड जो 50 मार्क्स हैं उनका बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कराया जाएगा। और हर एक टॉपिक के साथ उसका एक MCQ होगा, जो मतलब वेरियस AEJ एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, मतलब PYQs होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी आइए देख लेते हैं। RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन जितने भी उसके सिलेबस हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर, सेकंड हो गया इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, थर्ड हो गया स्टोरेज डिवाइसेस, फोर्थ हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ नेटवर्किंग, देन कंप्यूटर वायरसेस, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट्स, MS वर्ड एंड वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी CPU, कीबोर्ड, माउस प्लस ये हार्डवेयर हो गया और प्लस सॉफ्टवेयर का पूरा कॉम्बिनेशन, ये मिल के आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कैसे किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं, इनका पूरा नेटवर्क ही आर्किटेक्चर कहलाता है, आर्किटेक्चर कंप्यूटर कहलाता है। इसके यूनिट्स देख लेते हैं। इसमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल के जो जितने हार्डवेयर में इसमें यूनिट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। इनपुट यूनिट हो गए, आउटपुट यूनिट्स हो गए, मेमोरी यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें ध्यान देने की बात है। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स जो CPU में प्रोसेसिंग होने से पहले जितने भी टर्म्स होते हैं वो डेटा कहलाता है। जैसे डिजिट हो गया, सिम्बल्स हो गए, अल्फ़ा बीटा गामा, डिजिट हो गया 0 से 9 एंड लेटर्स हो गए A to Z एंड एवरीथिंग। जो प्रोसेसिंग से पहले वो क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा क्या कहलाता है? लेटर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, एड्रेस हो गए, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जो CPU में डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है, उसी को कहते हैं इन्फॉर्मेशन। और कुछ और भी टर्म्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की बात है। इंस्ट्रक्शन, काफ़ी लोग इंस्ट्रक्शन में कंफ्यूज होते हैं। इंस्ट्रक्शन सर क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर को दिया गया एक टास्क, कंप्यूटर को दिया गया टास्क इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे तुम कंप्यूटर को एक टास्क दिए कि 5 + 7 कितना होता है, तो कंप्यूटर उसको ऐड करके उस टास्क को पूरा करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करेगा। जैसे 12 हुआ, ये इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, जैसे सपोज करो 3 बजे का अलार्म लगा दिया, 3 AM का अलार्म लगे, तो सुबह हमें उसको एक टास्क दे दिए कि हमें तुम्हें 3 बजे रिंग होना है, तो एग्जैक्ट टाइम पे वो सुबह 3 बजे रिंग होना स्टार्ट कर देगा। ये क्या कहलाएगा? कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शन जो मतलब एक टास्क है जो कंप्यूटर को फुलफिल करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन में। अब आते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। जितने भी यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर में उनका फंक्शन क्या होता है? इनपुट यूनिट्स क्या करते हैं? डाटा एंट्री का काम करते हैं। इससे हमें डाटा एंट्री या फीड किया जाता है इनपुट यूनिट के द्वारा, जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट यूनिट जो रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, रिजल्ट हमें सिर्फ रिजल्ट देते हैं, प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट देते हैं, उन्हें आउटपुट यूनिट्स कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले के माध्यम से अपना सारा रिजल्ट हमें दिखाएगा। प्रिंटर हो गया, प्रिंट के माध्यम से हमें रिजल्ट देगा। स्पीकर्स हो गए जो वॉइस के माध्यम से हमें रिजल्ट देगा। उसके बाद आ गया मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स क्या होता है? ये दरअसल इंस्ट्रक्शन या बोल सकते हैं उसको प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है, प्रोग्राम और डेटा, ये दोनों को स्टोर करने की एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, कैश, ये प्राइमरी मेमोरी कहलाएंगे। सेकेंडरी मेमोरी जो
हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसको डिजाइन करते हैं या फिर उसको उसमें अपना डाटा रखते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। CPU के कंपोनेंट सब देख लेते हैं। मेनली CPU के 3 ही कंपोनेंट होते हैं। एक ALU हो गया, जिसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब मैथमेटिकल से रिलेटेड सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लॉजिकल मतलब तार्किक, तर्क से रिलेटेड, जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग जैसा ये टास्क परफॉर्म करेगा। ये सारा टास्क इसी में होगा। CU कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं एंड आउटपुट डिवाइस CPU, इनको आपस में इंटरनली कनेक्ट रखता है कि सभी के बीच सही से कंट्रोलिंग हो रहा है कि नहीं, तीनों के बीच सही से समन्वय हो रहा है कि नहीं। ये काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। रजिस्टर्स, जो डेटा प्रोसेसिंग हो रही होती है उस डेटा को टेम्पररली रजिस्टर अपने पास रजिस्टर करके रखता है। ये एक प्रकार का फास्ट मेमोरी होता है जो अपने पास डेटा प्रोसेसिंग हो रही डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है, उसको रजिस्टर्स कहते हैं। फिर आता है बस स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर क्या है? तो बस का सीधा मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल सिग्नल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का एक पाथ, एक रास्ता। डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गए, या फिर कंट्रोल सिग्नल जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन सारे सिग्नल्स को, उन सारे डेटा को कंप्यूटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए रास्ता ही हमें क्या कहलाता है? बस स्ट्रक्चर कहलाता है। बस स्ट्रक्चर मेनली 3 प्रकार के होते हैं: डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस का स्पेसिफिक काम होता है सिर्फ डेटा को कैरी करता है। एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस को कैरी करता है। कंट्रोल बस सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स, यानी जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी सिग्नल्स को वो कैरी करेगा। अब हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से हम क्या समझते हैं। क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर को समझने के लिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको उसके वर्क करने के लिए उनको हम क्लासिफाई करते हैं उनकी कैपेबिलिटी के आधार पे, उनके साइज के आधार पे, उनके एप्लीकेशन के आधार पे। तो पर्पस के आधार पे हम सबसे पहले पर्पस के आधार मतलब एप्लीकेशन के आधार में मैंने दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर, सेकंड हो गया स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब जेनेरिक वर्क के लिए यूज होने वाले कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप हो गया, PC हो गया, टैबलेट हो गया, ये आम सभी लोगों के पास मिल जाएगा, कोई भी इसको खरीद ले सकता है। सेकंड हो गया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या होता है? कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। साइज के आधार कंप्यूटर 4 टाइप्स के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। ये साइज हो गया। माइक्रो कंप्यूटर जो स्मॉल में काफ़ी छोटा होता है, साइज में काफ़ी छोटा होता है, और प्लस पर्सनल, ये पर्सनल यूज के लिए होता है। पर्सनल यूज के लिए होता है, साइज में छोटा और पर्सनल यूज के लिए होता है। अब हो गया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर थोड़ा मीडियम कैपेसिटी के होते हैं, मीडियम साइज में मीडियम होते हैं और पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा पावरफुल होते हैं, लेकिन साइज में मीडियमली होते हैं। इस पर कई यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स पे 5, 6, 7, 8, 10, 100 तक इस पे यूजर्स वर्क कर सकते हैं। थर्ड आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर। ये थोड़ा पावरफुल कंप्यूटर इसको माना जाता है। ये मैसिव अमाउंट ज़्यादा डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इस पे एक साथ हजारों यूजर्स, थाउजेंड ऑफ यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। लास्ट आता है सुपर कंप्यूटर। ये साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्ट, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सबसे पावरफुल होता है। अब इससे पावरफुल कंप्यूटर कोई नहीं है। इंडिया का
परम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। ये IISc बेंगलुरु द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। जापान का फुकागो हो गया, USA का फ्रंटियर हो गया। ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं, ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। ये स्पेशली रिसर्च में यूज किए जाते हैं। अब कैपेसिटी के आधार पे कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब एनालॉग कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? एनालॉग कंप्यूटर उसको कहा जाता है जो कंटिन्यूअसली अपना वैल्यूज चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अपना वैल्यूज चेंज करते रहते हैं। जैसे स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, डिफरेंशियल एनालाइजर, कास्ट क्लॉक, थर्मोस्टेट रेडिएटर पे लगे रहते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करता है, या फिर रेडिएटर्स में यूज होते हैं थर्मोस्टेट। एनालॉग कंप्यूटर मैकेनिकली ज़्यादा वर्क करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल डिवाइसेस लगे होते हैं। ये कन्वेंशनली मशीन कंप्यूटर इसको बोला जा सकता है, परंपरागत ये कंप्यूटर इसको हम बोल सकते हैं। देन आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पे वर्क करता है, 0 और 1 पे वर्क करता है। ATM, डिजिटल वॉचेस, EVM, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, ये सारे डिजिटल के पार्ट हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ नहीं है, दरअसल दोनों का कम्बिनेशन है, एनालॉग और डिजिटल कम्बिनेशन क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख समझते हैं। कंप्यूटर मेनली कंप्यूटर के इतिहास से सीधा मतलब है कंप्यूटर कैसे एक छोटे उपकरण से, एक स्मॉल डिवाइस से शुरू होके आज कैसे हमें इस आधुनिकता तक, मॉडर्निटी तक पहुंचा दिया। सबसे पहला कंप्यूटर एबाकस को जाता है, जो चाइना में इसका उपयोग देखने को मिलता है आज से लगभग 2000 से 3000 वर्ष पूर्व। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये आज भी छोटे बच्चों के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। इसमें मैथमेटिक्स सिखाया जाता है बच्चों के लिए। एबाकस ये आज से 2000 से 3000 वर्ष पूर्व इसको डेवलप किया गया था। देन आया 1645 में पास्कल, ब्लेज पास्कल, नाम सुने होंगे। ब्लेज पास्कल एक कैलकुलेटर डेवलप किए जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड काउंटिंग पे वर्क करता था। इस पे 0 से 9 डिजिट रहते थे। ये रहा आपका कंप्यूटर, ये ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर। देन आता है जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम क्या है? जैकवर्ड द्वारा एक मशीन बनाया गया जिसको लूम मशीन कहते हैं। ये 1801 में बनाया गया इसको। ये क्या करता है? ये बुनाई का काम करता है, कपड़ा बुनाई, कढ़ाई, यही सब काम करता था। इसी मशीन से वैज्ञानिकों में उस समय, इंजीनियर्स में कंप्यूटराइज थॉट डेवलप होने लगा। इसमें मेटल प्लेट्स लगे होते थे, यानी एक पंच कार्ड लगे होते थे जिसमें होल्स बने होते हैं। ये होल्स हो गए, होल्स में ही डेटा को स्टोर किया जाता था। उसी डेटा को पढ़ करके मशीन समझती थी और अपने वर्क को परफॉर्म करती थी। बैबेज का एनालिटिकल इंजन। दरअसल बैबेज ने सबसे पहले डिफरेंशियल इंजन बनाया था। डिफरेंशियल इंजन जो कंप्यूटर का पहला प्रोटोटाइप था। इनके मरने के बाद, बैबेज साहब को मरने के बाद, इनके कलीग्स ने एनालिटिकल इंजन बनाया जो काफ़ी डिफरेंशियल इंजन पे बेस्ड था, इससे थोड़ा एडवांस था। एनालिटिकल इंजन पहला ही कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया। ये प्रोग्राम पे वर्क करता था, यानी इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता, ये इंस्ट्रक्शन को समझता था, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वर्क करता था। जैसे ये एडिशन का काम करता था, सब्सट्रैक्शन का काम करता था, काउंटिंग का काम करता था। एनालिटिकल इंजन था फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, इसको याद रखिएगा। इसमें भी पंच कार्ड यूज होते थे। एनालिटिकल इंजन में भी पंच कार्ड यूज होते थे। पंच कार्ड क्या हो गया? ये पंच कार्ड एक कागज या मेटल का प्लेट्स होता है जिसमें होल्स बने होते थे। इसी में होल्स में डेटा स्टोर किया जाता था। उस डेटा को कंप्यूटर पढ़ के आगे उसको प्रोसेस करते थे। फिर हरमन हॉरेट्स ने टैबुलेटिंग मशीन बनाया। टैबुलेटिंग मशीन दरअसल एक सेंसस यानी जनगणना करने के लिए इसको बनाया गया। मेनली जनगणना, डेटा तैयार करना, काउंटिंग करने के लिए स्पेसिफिक इसी वर्क के लिए इसको डिजाइन किया गया था। दरअसल अमेरिका में 1890 में वहाँ की पॉपुलेशन को सेंसस करने के लिए, जनगणना करने के लिए इस मशीन को बनाया गया था, टैबुलेटिंग मशीन। इसमें भी पंच कार्ड लगे होते थे। पंच कार्ड के माध्यम से वो डेटा को
काउंट करता था और रिपोर्ट तैयार करता था। देन उसके बाद आया इनिएक। इनिएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनिएक को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला जा सकता है। ये 1943 से 1950 में डेवलप इसको किया गया। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन विथ परमानेंटली स्टोर प्रोग्राम। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम इसमें स्टोर करके, मतलब इसके लिए एक अलग से मेमोरी थी जिसमें पहले से प्रोग्राम स्टोर करके इंस्टॉल किया गया था। फिर उसके बाद आया वॉन न्यूमैन स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। दरअसल वॉन न्यूमैन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रोग्राम को डेवलप किए जिसमें प्रोग्राम, कंप्यूटर में प्रोग्राम प्लस डेटा के लिए अलग अलग मेमोरी डिवाइस बनाया गया। मेमोरी डिवाइस बनाया गया। पहले क्या होता था कि प्रोग्राम और डेटा के लिए एक ही मेमोरी था जो आपस में क्रैश हो जाता था, तो कंप्यूटर कभी इससे हीटिंग प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो इस कंसेप्ट के आने के बाद से, इसके बाद इस टाइम और पीरियड के बाद से जितने कंप्यूटर डेवलप हुए उनमें प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी, डेटा के लिए अलग मेमोरी आने लगा। ये दिया भी है, द कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी डेवलप्ड, द एनकोडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी कोड बिगेन। और उसके बाद इडजैक। इडजैक भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी इसको बोला जा सकता है। इसका फुल नेम हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डिले ऑटोमेटिक कंप्यूटर, द फर्स्ट कंप्यूटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इट्स मेमोरी। मतलब ये पहला कंप्यूटर था जो डेटा को और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर किया गया था। मतलब ये कंसेप्ट आने के बाद से ये पहला कंप्यूटर बनाया गया जिसमें डेटा और मेमोरी को, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी बनाया गया था। ये वैज्ञानिकों रिपोर्ट बनाना, मतलब वैज्ञानिक वर्क के लिए ज़्यादा यूज होता था क्योंकि थोड़ा एडवांस था उस समय में। फिर उसके बाद यूनिवैक आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया, मार्क 1 यूनिवैक 1 1951 से 1955 तक इसका टाइम और पीरियड में ये कंप्यूटर डेवलप हुआ। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कमर्शियली मतलब सिटीजन्स के लिए अवेलेबल करा दिया गया, तो यूज कर सकते थे। ये देख सकते हैं, ये लूम मशीन है, कपड़ा बुनाई का इस पे काम होता था। ये कंप्यूटर का थॉट यहीं से डेवलप हुआ। फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया जो प्रोग्राम पे वर्क करता था। ये काउंटिंग के साथ साथ इसमें जोड़ घटाव गुणे भागा का वर्क परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन जो सिर्फ गणना करने के लिए मशीन बना था, सिर्फ गणना करना, सेंसस करना और रिपोर्ट तैयार करना, बस इसका यही स्पेसिफिक वर्क था। इसमें पंच कार्ड यूज होते थे, पंच कार्ड के माध्यम से डेटा को रीड करता था और रिपोर्ट बनाता था। उसके बाद आया इनिएक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो साइज में काफ़ी बड़ा था। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। इनिएक में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था, हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा थी, ये सब प्रॉब्लम थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब सीधा है कि समय के साथ कंप्यूटर में हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कंप्यूटर में हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पे उन्हें अलग अलग पीढ़ियों में बांटना। सीधा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यही मतलब है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 में डेवलप हुआ। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था उसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। ये मशीन लैंग्वेज इसमें यूज हुआ था, लैंग्वेज रूप में सबसे पहले मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था। स्टोरेज इसमें मैग्नेटिक ड्रम थे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनिएक, इडवैक, यूनिवैक 1, मार्क 1। फिर उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 के बीच ये कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ ट्रांजिस्टर। लैंग्वेज इसमें असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, फोर्ट्रेन यूज होने लगा। स्टोरेज की बात की जाए तो मैग्नेटिक कोर। एग्जाम्पल की बात की जाए तो IBM 401, यूनिवैक, PDP-1,
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 के बीच जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ। लैंग्वेज की बात किया जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज होने लगे, बेसिक, पास्कल, सी। स्टोरेज की बात किया जाए तो मैग्नेटिक डिस्क इसमें यूज होने लगे। मैग्नेटिक डिस्क मतलब CD, DVD, ये सब यूज होने लगे। एग्जाम्पल IBM 360, PDP-8, UNIVAC 9000। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 के बाद 1980 तक जितने भी कंप्यूटर डेवलप हुए ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। इसमें जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर मतलब CPU का जो डिवाइस, जो CPU था वो काफ़ी स्मॉल होने लगा, माइक्रो में होने लगा, छोटा में होने लगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होने लगे। याद रखिएगा थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट था, यानी साइज में काफ़ी छोटा होने लगा। इसमें बहुत सारे हार्डवेयर थे जो आपस में इंटीग्रेट हो गए, इंटीग्रेट कर दिए गए, इसलिए साइज में काफ़ी छोटा होने लगे। काफ़ी रिलायबल भी थे, वर्क भी अच्छे से करते थे, हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होती थी इन जनरेशन कंप्यूटर में। इसके बाद से आने वाले जितने भी कंप्यूटर हुए हीटिंग प्रॉब्लम काफ़ी कम होती गई और वर्क परफॉर्मेंस बढ़ता चला गया। लैंग्वेज इसमें यूज हुआ था DBMS, C++। स्टोरेज की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर्स, मेमोरीज, रैम रोम यूज होने लगे फोर्थ जनरेशन में। इसमें IBM हो गया, PC हो गया, एप्पल हो गया, मैसिनोस हो गया। उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेके अब तक जितने कंप्यूटर्स डेवलप हुए हैं या हो रहे हैं ये सब फिफ्थ जनरेशन का हिस्सा है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ VLSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, रोबोटिक्स, सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। AI की बात किया जाए तो सैमुअल आल्टमैन का ChatGPT हो गया, ChatGPT हो गया, चाइना का डीपसीक हो गया, ये सब AI हैं। एलन मस्क का ग्रोक हो गया, ये क्या करते हैं खुद से डिसीजन लेके अपने अपने हिसाब से वर्क करने में कैपेबल है, ये सब AI। स्टोरेज की बात किया जाए तो इसमें ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, एग्जाम्पल लैपटॉप, नोटबुक, PC, सुपर कंप्यूटर्स, ये सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का हिस्सा है। इसको देख लीजिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज इसमें यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन में कोबोल 410 मैग्नेटिक कोर स्टोरेज के रूप में वर्क किया गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में बेसिक, पास्कल, C लैंग्वेज यूज हुआ था। स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क मतलब CD, DVD इसमें यूज होने लगे थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में DBMS लैंग्वेज यूज हुआ था, C++। सेमीकंडक्टर स्टोरेज के रूप में सेमीकंडक्टर यूज होने लगा, रैम रोम यूज होने लगा फोर्थ जनरेशन में। CD इसमें यूज होने लगा। ये थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में CD, DVD स्टोरेज के रूप में बनने लगा था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो नेचुरल लैंग्वेज में यूज होने लगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनने लगे, जैसे जावा हो गया, C++। ऑप्टिकल डिस्क की बात किया जाए तो इसमें स्टोरेज की डिवाइस की बात की जाए तो ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD और इसमें एडवांस बनते चले गए। अब इंस्ट्रक्शन आपको बता दिए हैं, जो फाइनल आउटपुट मिलता है CPU के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद। नहीं इंस्ट्रक्शन अभी आपको बताएं, जो कंप्यूटर को टास्क दिया जाए, कोई भी टास्क करने के लिए, जैसे 5 + 7 कितना होगा, तो कंप्यूटर को क्लियर टास्क दिया गया है, तो ये टास्क क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन कहलाएगा कंप्यूटर के लिए। जैसे हम 3 बजे का अलार्म लगाएं, ये कंप्यूटर के लिए टास्क हो गया, उसी टास्क को इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है हो गया। कमांड क्या हो गया, कमांड को समझ लेते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन यूजर्स और CPU के बीच होता है, यूजर्स और CPU के बीच होता है, जबकि कमांड यूजर्स और सॉफ्टवेयर के बीच होता है, सिस्टम के बीच होता है। अगर इंस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो यूजर्स CPU को बोलेगा कि ये करके दो हमें, 5 + 7 करके दो हमें, 3 बजे का अलार्म लगा है, इस टाइम पे तुम रिंग होना,
ये टास्क छोटा टास्क हो गया, यूजर छोटा टास्क देगा सीपीयू को। जब यूजर बड़ा टास्क देगा तो सॉफ्टवेयर को देगा। तो बड़ा टास्क ही कमांड कहलाता है। जैसे आपने कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में बहुत सारे कमांड की का नाम सुना। सर्कल के लिए अलग कमांड आता है, उसमें रेक्टेंगल के लिए अलग कमांड हो गया, या फिर MS ऑफिस में बहुत सारे कमांड की हो गया। कंट्रोल की, कंट्रोल एक्स हो गया, कंट्रोल C हो गया कॉपी करने के लिए। ये सब क्या हो गया, कमांड की हो गया। कमांड की बड़ा आदेश हो गया कंप्यूटर के लिए, इंस्ट्रक्शन छोटा आदेश हो गया कंप्यूटर के लिए। प्रोग्राम क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं इनका पूरा कम्बिनेशन का क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। डेटा जो कंप्यूटर को तुम फीड करते हो वो डेटा कहलाता है। लैंग्वेज आपको बताना है। इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अड्डा लवलेस इज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। अड्डा लवलेस भी कहीं कहीं मेंशन है, या फिर कहीं लेडी लवलेस करके फर्स्ट प्रोग्रामर है, जिनका पहला प्रोग्राम जो एनालिटिकल इंजन में, इन्हीं का पहला प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन में यूज हुआ था, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन करने में कैपेबल था। ठीक है, आपका अब ये टॉपिक खत्म हुआ। इस टॉपिक से रिलेटेड एक और बात है, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ, अगला पार्ट MCQ आएगा, जो वेरियस AJE एग्जाम में PYQs के रूप में पूछा गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे रिलेटेड अप्रॉक्स 60 PYQs हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना कभी मत भूलिएगा। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो आपका